अटैक किए गए, एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा और यूएस के साथ टीम अप करके, ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सभी के दिमाग में चल रहा है। जैसे कि सबसे पहला चीज की हो क्या रहा है, अगर बात करें सबसे पहले चीज की क्या हो रही है, तो ये तो आपको पता है कि इजराइल ने यूएस के साथ टीम अप करके ईरान पे क्या किया, एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया और इनके बहुत सारे साइट्स पे उन्होंने एयर स्ट्राइक किए, एक्सेप्ट ईरान की जो फैसिलिटी है जहां पे वो लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, वो ठीक है ना, वहां पर अटैक नहीं किया गया। उसके अलावा और सभी जगहों पर स्ट्राइक किए गए हैं, इवन उनके हेडक्वार्टर्स पे स्ट्राइक किए गए और लास्टली उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खुमैनी साहब, उनकी डेथ को डिक्लेयर कर दिया ओपनली कि जो उनको मार दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे और कैजुअलिटी हुए ही हैं। तो ये तो वन साइड का व्यू है। सेकंड साइड, ईरान ने रिटेलिएशन किया। ईरान ने रिटेलिएशन किया तो सिर्फ इजराइल पे ही अटैक नहीं किया, उन्होंने यूएस के जितने भी बेस हैं, या फिर कह सकते हो यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस है अलग अलग कंट्री में, उन सब पर स्ट्राइक किया। और सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में जो स्ट्राइक्स किए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर देखोगे तो आप बहरीन में स्ट्राइक किया गया, यूएई में स्ट्राइक किया गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुछ सेंटर हैं जिसको याद रखना कि कुवैत कुवैत के 3 सेंटर में स्ट्राइक किए गए, इराक में स्ट्राइक किया गया, यूएई में स्ट्राइक किया गया और बहरीन में स्ट्राइक किया गया, ठीक है। तो ये बेस थे, उसकी मिलिट्री बेस थी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि सिविलियन फैसिलिटेशन सेंटर्स पे भी अटैक किया गया, ठीक है। तो ये ईरान के साथ के साइड से रिटेलिएशन था। ये वॉर एस्केलेट होगा या नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा या फिर सभी के दिमाग में है कि ये वॉर कितना आगे जाएगा। तो ये वॉर आगे जाएगा, ये तो क्लियर है इस बात से कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग कंट्री को भी इंडल्ज कर लिया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि ये कितने दिन चलेगी ये वॉर। तो ये वॉर कितने दिन चलेगी ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ईरान के साइड से क्लियर कर दिया गया कि दे आर नॉट गोइंग टू फॉर एनी टॉक्स, वो किसी बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरह का डिप्लोमेसी के लिए नहीं जा रहा है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया मीडिया हाउस को कि ये वॉर लगभग 4 सप्ताह तक चलेगा। वहीं पर यूएस की जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने भी बताया कि ये वॉर 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चल सकता है, ठीक है। तो ये अब जो मेन क्वेश्चन आ रहा है, जो सारी मीडिया हाउसेज और सभी के दिमाग में चल रहा है कि क्या अब ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। मोस्ट या फिर कह सकते हो कि हाईली लाइकली ऐसा है कि अभी ये नहीं जाएगा। अभी ये क्यों नहीं जाएगा, इसके पीछे 3 रीजन है। क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं जो वॉर में अगर जाती है तभी जाके वर्ल्ड वॉर 3 होगा। उसमें से जो सबसे पहला टीम अप है जो नाटो का टीम है, ठीक है ना। नाटो आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत यूरोपियन कंट्रीज की ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये नाटो के जो हेड है उन्होंने क्लियरली कह दिया कि नहीं, नाटो इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रसिया की अगर बात करोगे तो रसिया ने अपने क्या किए हैं कि अपने जितने भी एम्बेसीज थे उनको हटाने की बात कर दी है, उन लोग को क्लीन करने की बात की है और उन्होंने अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया। और साथ ही साथ ये बात याद रखिएगा कि रसिया अपना खुद का लड़ाई यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, तो कोई भी कंट्री एक बार में 2 पोल्स पे या फिर 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं करेगी। तो रसिया विल मोस्ट लाइकली नॉट इन्वॉल्व इन दिस वॉर, ठीक है। बचा चाइना। चाइना को आप जानते हो वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि वॉर के बीच में क्या फायदा होगा उसका वो मजा लेता है, या फिर कह सकते हो कि वहां से वो अपना इकोनॉमिक क्या करता है, बेनिफिट देखता है। जैसे कि देखोगे कि रसिया और यूक्रेन की बात हुई तो रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया गया, चीप ऑयल्स का। रसिया इंडिया को बेची, चाइना को बेची, यूएस ने सैंक्शन लगाया, इंडिया ने अपना इंपोर्ट कवर कम कर दिया, लेकिन चाइना ने अपना इंपोर्ट कवर हाई कर दिया। वो यूएस के सैंक्शन से परेशान नहीं होता। उसी तरीके से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में चाइना हमेशा नजर लगाए रहती है कि वहां पर कैसे वो अपना क्या कर सकता है कि जो हिजमनी बना सकता है या फिर वहां पर ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना तो वॉर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ चाइना अपना एनर्जी सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहेगा यहाँ के इस रीजन से। तो इस कारण से ये सुपर पावर्स अभी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 इज मोस्ट लाइकली या फिर हाईली लाइकली है कि वो नहीं होने वाला। अब इन सबके साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि यूएन का रोल क्या है या फिर यूएन क्या कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पीस है, ठीक है ना। और ये पीसफुल होने के लिए बनाया गया, कि पीस ही रखने के लिए बनाया गया। तो जब अभी वॉर हो रही है तो यूएन क्या कर रही है इसमें, तो देखो पहले बताता हूँ कि यूएन के यूएनएससी कौन, वो परमानेंट मेंबर उसके हैं जो 5 परमानेंट मेंबर है, यूएनएससी P5 के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास वीटो पावर होता है और अमेरिका इज वन ऑफ द मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, परमानेंट 5 के वो मेंबर है। तो इसके कारण यूएनएससी किसी भी तरह का मेजर डिसीजन नहीं ले सकती है। साथ ही साथ यूएन के जो सुप्रीम हेड है उन्होंने भी बोला है कि जल्द से जल्द इसको डीएस्केलेट करना चाहिए। इवन उनके जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के भी जो हेड है उन्होंने भी बोला है कि अगर वॉर होती है तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है, जनरल पब्लिक का होता है, नॉर्मल इंसानों का होता है। तो इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो हो गया।
अब सबसे लास्ट में और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, व्हाट, जो भी हो रहा है उसका पीछे व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस है उसके पीछे, क्या रीजंस है। तो दो मेन रीजंस है जो देखे जाते हैं इंटरनेशनल या फिर जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें सबसे पहला है कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज करने का मतलब हुआ कि उनके सरकार को शिफ्ट करना, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना और उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शिफ्ट करना। तो यूएस का ऐसा कहना है कि खुमैनी साहब को मारने के बाद वो ईरान को और एज वेल एज यूएस के लोगों को लिबरेट कर रही है और उनको ईरानियन को एक नई डेमोक्रेटिक फॉर्म तैयार करने के लिए फ्री छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ये यूएस का साइड है। अगर पूरे जियो पॉलिटिक्स की साइड देखोगे तो याद रखना कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान और यूएस के बीच में मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ईरान और इसराइल के साथ मिलकर ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट बना है, इसके पीछे का रीजन है कि इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो क्या हो, एक न्यूक्लियर बम बनाए। ठीक है ना, न्यूक्लियर बम बनाने का पीछे का रीजन क्या है, ईरान ने मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया है या फिर उन्होंने अपने फैसिलिटेशन को बढ़ाया है, जिससे वो चाहती है कि अपने एरिया में या फिर अपने देश के लिए वो क्या करे, न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करे। और उसके लिए वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। क्या होता है यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट में यूरेनियम U-235 को क्या किया जाता है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। और अभी का रिपोर्ट है, IAEA का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है ना, 60%। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी कंट्री यूरेनियम इनरिचमेंट 90% या 90% से वह पहुंच जाती है तो वो वॉर हेड बनाने के लिए तैयार हो जाती है, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही 90% पहुंचेगा तो ईरान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाएगा और ये इसराइल के लिए और साथ ही साथ यूएस के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला होता है। इसीलिए हमेशा यूएस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। इंडिया के केस में भी यही हुआ था, इंडिया भी जब पोखरण टेस्ट कर रही थी तो यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बने। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा रीजन है यही यूरेनियम इनरिचमेंट एंड न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करना। यू शुड कीप दिस इन माइंड। थैंक यू।